हेलो दोस्तों, आप सभी को KVB स्टडी ग्रुप में स्वागत करता हूं। हम आपको DSC 1 का आज दूसरा चैप्टर बताने जा रहे हैं और जो इम्पोर्टेंट है वही चैप्टर बता रहे हैं। ठीक है, पहला चैप्टर आपको बता चुके हैं प्रत्यार्पण से क्या समझते हैं। ठीक है, ये दूसरा चैप्टर है हस्तक्षेप। इसमें क्वेश्चन बन सकता है। पहले दोस्तों इसमें क्वेश्चन बनेगा कि हस्तक्षेप से क्या समझते हैं, हस्तक्षेप क्या है, या हस्तक्षेप के कारणों का वर्णन करें या सिद्धांतों का वर्णन करें। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हस्तक्षेप पढ़ाने का प्रयास करते हैं। काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए। ठीक है, आप लोग को एग्जाम को देखते हुए हमको एक दिन में 3 से 4 वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग को दिक्कत नहीं हो इसलिए 3 से 4 वीडियो बना रहे ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में अच्छे से लिख पा रहे, अच्छे मार्क्स लाकर ही पास हुए। चलिए, हस्तक्षेप किसे कहते हैं। ठीक है, जब एक राज्य दूसरे राज्य को जबरदस्ती कार्य हेतु दबाव देता है। जब एक राज्य है दूसरे राज्य को जबरदस्ती कार्य करने के लिए दबाव देता है तो वह हस्तक्षेप कहलाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम छोटे स्तर पर समझाने का प्रयास करते हैं। दो समूह है तो एक समूह के जो शक्तिशाली समूह है, ठीक है, वो छोटे समूह या कमजोर समूह पर दबाव डालता है और कार्य करने के लिए जबरदस्ती करता है कि नहीं ये काम तुमको करना ही होगा। ठीक है, वह हस्तक्षेप कहलाता है। अर्थात बिना सहमति के आंतरिक मामले में दखल देना हस्तक्षेप कहलाता है और बिना उसके सहमति आनी, जब तक उसके सहमति नहीं रहेगा कि आजा मेरे समाज में तुमको हम ये देंगे, जब तक सहमति नहीं रहेगा और आंतरिक मामले में दखल दे देगा तो हस्तक्षेप कहलाता है। 21 दिसंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रस्ताव रखा गया था और 21 दिसंबर 1965 को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 उपधारा 2 के 4 में राज्य है दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहने का मतलब है कि 21 सितंबर 1965 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 की उपधारा 4 में यह बतलाया गया था कि किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता पर एक दूसरे की राजनीतिक स्वतंत्रता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे। ठीक है, उनके ठेस नहीं पहुंचाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुच्छेद 2 की उपधारा 7 में जो 2 की उपधारा 7 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। और जो अनुच्छेद 2 की उपधारा 7 में यह बतलाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के अंतर्गत एक राज्य दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हस्तक्षेप का प्रभाव पड़ता है वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हस्तक्षेप का प्रभाव पड़ता है वो प्रत्यक्ष भी हो सकता है, अप्रत्यक्ष भी हो सकता है। और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करें आपको प्रत्यक्ष। ठीक है, हस्तक्षेप क्या है। प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु होता है। जो प्रत्येक राज्य अपने क्षेत्र में संप्रभु होता है, अतः इस अधिकृत क्षेत्र में यह स्वेच्छा अनुसार शासन चलाता है और अपने क्षेत्र में स्वेच्छा अनुसार शासन चलाता है। ऐसे प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न राज्य को अन्य देशों के साथ अपनी इच्छा के अनुसार संधि करने की स्वतंत्रता रहती है और प्रत्येक संप्रभु जो संपन्न राज्य है उसको अन्य देशों के साथ उनकी इच्छा के अनुसार संधि करने के लिए स्वतंत्र रहती है। वह इस बात के लिए स्वतंत्र है कि वह अपने संविधान में किसी भी प्रकार का परिवर्तन करे और वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है कि अपने संविधान में संशोधन करे, क्या चाहिए नहीं चाहिए, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी का दबाव नहीं है। ठीक है, अथवा किसी भी रूप में अपनी नीतियों का निर्धारण और क्रियान्वयन कर सकते हैं कर सकते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि अन्य राज्य बहुत से राज्यों से मिलकर या अकेले ही किसी राज्य के मामले में दखल देते हैं और कभी कभी ऐसा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, कभी कभी ऐसा मामला उत्पन्न हो जाता है जो राज्य है वो बहुत सारे राज्य से अकेले ही राज्य के मामले में दखल देते हैं। अगर बहुत सारे राज्य मिलकर अगर दूसरे में दखल अंदाज देंगे या वो अकेले भी दखल अंदाजी दे सकता है, उसके मामले में हस्तक्षेप कर सकता है और उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी विशेष कार्य के लिए जबरदस्ती कर देते हैं। और जब उनका इच्छा नहीं रहता है उनके विरुद्ध जबरदस्ती कार्य करने के लिए जबरदस्ती कर देते कि नहीं ये कार्य तुमको करना होगा तो करना होगा, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ठीक है, इसी प्रकार के दखल जो किसी राज्य को किसी काम के लिए जबरदस्ती करना, और मान लीजिए जो दखल है वो किसी प्रकार का काम या कुछ भी हो सकता है, उसे दखल देना है, जबरदस्ती करना ही ये आपका कहलाता है। ठीक है, हस्तक्षेप कहलाता है। हस्तक्षेप की परिभाषा निम्नलिखित है। ठीक है, जो जैक्सन बोलते हैं कि हस्तक्षेप एक तानाशाही अथवा आदेशनात्मक अभिव्यक्ति है जो एक राज्य की स्वतंत्रता के विरुद्ध हो, और बोलता है कि ये तानाशाही है।
ठीक है, और आदेशनात्मक अभिव्यक्ति है जो एक राज्य के स्वतंत्रता के विरुद्ध हो। प्रोफेसर ओपेनहीम ने कहते हैं, ओपेनहीम के अनुसार हस्तक्षेप एक तानाशाही दखल अंदाजी है जो एक राज्य दूसरे राष्ट्र के मामले में ठीक है, दूसरे राज्य के मामले में हस्तक्षेप करता है या पलटने के लिए करता है, उसे ही जबरदस्ती करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, हस्तक्षेप कहते हैं। ओपेनहीम कहते हैं कि अपने अनुसार जो हस्तक्षेप होता है वो तानाशाही दखल अंदाजी करता है, नहीं अपना पावर दिखाता है कि नहीं हम करेंगे हस्तक्षेप तो करेंगे। ठीक है, हस्तक्षेप के आधार या कार्य, अगर हस्तक्षेप का कार्य पूछे तो आप हम बता दिए पॉइंट और समझा के आप लिख लीजिए, काफी सरल भाषा है। पहला पॉइंट है आत्मरक्षा के आधार पर, दूसरा मानवता के आधार पर, सामूहिक सुरक्षा के आधार पर, गृह युद्ध के आधार पर, मदद करने वाला राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप, आक्रमण के खिलाफ हस्तक्षेप, अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल्यांकन करने के संदर्भ में। कहने का मतलब है कि आत्मरक्षा के आधार पर हस्तक्षेप तब भी किया जाता है, अपने आत्मरक्षा, अगर मेरे ऊपर कोई घात पहुंचाने का, कोई मारने का प्रयास करता है तो अपने रक्षा के लिए हम हस्तक्षेप कर सकते हैं। ठीक है, मानवता के आधार पर, अगर किसी व्यक्ति के मानवता है उसके आधार पर हस्तक्षेप किया जाता नहीं कि ये व्यक्ति गरीब है तो इसको हम कुछ सहयोग कर दे, उसके आधार पर भी, मानवता के आधार पर भी हस्तक्षेप किया जाता है। सामूहिक सुरक्षा के आधार पर, सभी लोगों की सुरक्षा के आधार पर भी हस्तक्षेप किया जाता है, सभी समूह रहे उसके आधार पर यह हस्तक्षेप किया जाता है। गृह युद्ध के आधार पर, उसके अगर कोई क्षेत्र में घुसकर हमला कर देता है उसके आधार पर भी हस्तक्षेप किया जाता है। मदद करने वाला राष्ट्र द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है, अगर कोई राष्ट्र अमीर है, छोटे राष्ट्र पर, अगर जो कोई राष्ट्र अमीर है और छोटे राष्ट्र पर भी हस्तक्षेप कर सकता है, इसलिए बता दिया। मदद करने वाले राष्ट्र भी हस्तक्षेप करता है, आक्रमण के खिलाफ हस्तक्षेप होता है, अगर कोई राष्ट्र उस पर आक्रमण कर देता है तो दूसरे राज्य जो उसका सहयोगी है फिर घुस कर उसमें आक्रमण, उसके राष्ट्र में घुस कर भी आक्रमण करता है, उसमें हस्तक्षेप करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून के मूल्यांकन करने में, अंतर्राष्ट्रीय कानून का मूल्यांकन करने में संदर्भ, ठीक है, मूल्यांकन करने के संदर्भ में हस्तक्षेप के प्रमुख सिद्धांत है मुनरो सिद्धांत। ठीक है, मुनरो सिद्धांत अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो के द्वारा 1827 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। जो मुनरो सिद्धांत अमेरिका के राष्ट्रपति मुनरो के द्वारा 1827 ईस्वी में प्रतिपादित किया गया था। नेपोलियन युद्ध के बाद अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्रों और यूरोपियन राष्ट्रों में संधि की गई थी। नेपोलियन युद्ध हुआ था, उसके बाद अमेरिकी महाद्वीप के राष्ट्रों और यूरोपियन राष्ट्रों में संधि की गई थी, परंतु संधि होने के बावजूद यूरोपियन राष्ट्र अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप करना चाहता था। यूरोपियन राष्ट्र अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप करना चाहते थे। इसी संदर्भ में राष्ट्रपति मुनरो द्वारा यह प्रस्ताव रखा गया कि मुनरो के द्वारा कुछ घोषणा में कहा गया था, अमेरिकी महाद्वीप के वे राष्ट्र जो स्वतंत्र और स्वाधीन हो चुके हैं, मुनरो कहते हैं कि अमेरिकी महाद्वीप के वे राज्य जो स्वतंत्र और स्वाधीन हो चुके हैं, अतः ये भविष्य में किसी भी यूरोपियन राज्य के उपनिवेश नहीं बनेगा। बोल दिए कि भविष्य में किसी भी यूरोपियन राज्य का उपनिवेश नहीं बनेंगे। अमेरिका ने अभी तक यूरोपियन युद्धों में भाग नहीं लिया है और न ही भविष्य में कभी ऐसा करने का इरादा है। और बोलते हैं कि अमेरिका ने अभी तक यूरोपियन युद्धों में भाग नहीं लिया, न ही भविष्य में ऐसा कभी करेंगे। यदि यूरोप के राष्ट्र अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप करते, अगर यूरोप के राष्ट्र अमेरिकी महाद्वीप के मामले में हस्तक्षेप करते तो उनका अमेरिकी के विरुद्ध संप्रभुतापूर्ण आचरण समझा जाएगा। डैग्रो सिद्धांत, अर्जेंटीना के विदेश मंत्री लुइस डैग्रो द्वारा इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया था। उनका कहना था कि कोई भी यूरोपियन देश सार्वजनिक ऋण के आधार पर अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्रों के मामले में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है। और जो लुइस डैग्रो ने कहते हैं कि कोई भी सार्वजनिक ऋण के आधार पर अमेरिका महाद्वीप के राष्ट्र में मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है, हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है या नहीं करेगा। यह सिद्धांत इसलिए प्रतिपादन किया गया था, सिद्धांत इसलिए प्रतिपादित किया गया था क्योंकि यूरोपियन राष्ट्रों ने अपने नागरिकों के दावों के पक्ष में सैनिक बल का प्रयोग करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, सैनिक बल का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। नेहरू रिपोर्ट, 26 जुलाई 1955 में गोवा के विषय में श्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई घोषणा में नेहरू सिद्धांत के नाम से विख्यात है। ठीक है, नेहरू सिद्धांत विदेशों के खिलाफ आया था और नेहरू सिद्धांत था वो विदेशों के खिलाफ आया था। ठीक है, विदेशों को हटाने के खिलाफ आया था। नेहरू की यह घोषणा काफी प्रचलित हो गया। नेहरू की यह गोवा संबंधित घोषणा मुनरो के सिद्धांत पर ही आधारित थी। और जो नेहरू की यह घोषणा थी, ये जो मुनरो के सिद्धांत पर ही आधारित थी। नेहरू की इस घोषणा विश्व के राज्यों द्वारा आदर किया गया। नेहरू की इस घोषणा को विश्व के द्वारा भी आदर किया गया। ठीक है, आपका इस तरह आपका
हस्तक्षेप खत्म हो गया, ठीक है। और काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है और काफी सरल भाषा में आपको बता रहे ताकि आप लोग को एक्सटर्नल एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो और आप अच्छे से एग्जाम लिख पाएंगे, ठीक है। और आप लोग के सामने बहुत ही जल्दी अब तीसरा चैप्टर लाने वाले, जो इम्पोर्टेंट आने वाला क्वेश्चन है वही बता रहे, दूसरा हम चैप्टर और रिलेशन नहीं बता रहे आपको, ताकि परेशानी में नहीं डालना चाहते। आप लोग काफी हम बता रहे हैं और काफी सरल भाषा में बता रहे हैं। अगर हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा होगा तो के भी स्टडी ग्रुप को जरूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दे। और काफी सरल भाषा में प्रयास किए बताने के ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। और बहुत ही जल्द आपके सामने अब तीसरा चैप्टर लाने वाले हैं, बहुत ही जल्दी।